आज बात इनफर्टिलिटी को लेकर। प्रोफेसर रीमा दादा हैं जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और साथ में जेनेटिक्स पे एक लंबा काम है, इनफर्टिलिटी पे लंबा काम है। योग किस तरीके से अहम भूमिका निभा रहा है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है और इसका कारण बोथ मेल फैक्टर भी है और फीमेल फैक्टर भी। इसमें ये भी समझना चाह रहे हैं मैम कि स्ट्रेस आपकी इनफर्टिलिटी को कितना बढ़ाता है। तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी के बहुत कारण होते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण जो इनफर्टिलिटी होती है। गलत रहन सहन से, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पुअर स्लीप पैटर्न, ओबेसिटी से। और स्पर्म का टीलोमेयर लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होती है वो रेगुलेट होता है। तो योग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है मेल इनफर्टिलिटी पे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात इनफर्टिलिटी को लेकर। आपके आस पड़ोस में, घर परिवार में ये बातें बहुत अहम हो गई है कि कोई ना कोई देखने को मिल जाता होगा जो इनफर्टिलिटी का शिकार है। और कई सारे क्लिनिक्स भी हैं जहाँ पे वो समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज एक सॉल्यूशन की बात एम्स की जुबानी। जी हाँ, फ़िलहाल हम एम्स में हैं और हमारे साथ प्रोफेसर रीमा दादा हैं जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और साथ में जेनेटिक्स पे एक लंबा काम है, इनफर्टिलिटी पे लंबा काम है और कैसे इनफर्टिलिटी दूर हो सकती है उसको लेकर भी समाधान आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप आम दिनचर्या में गलती कर रहे होंगे, शायद उसको दोहराने से आप बच जाएं। योग किस तरीके से अहम भूमिका निभा रहा है, इन तमाम विषयों पे एक लंबी बातचीत होगी, तो इस पॉडकास्ट में बने रहिए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किडोक्रेसी से बात करने के लिए। इनफर्टिलिटी की समस्या अगर पिछले 15 सालों में हम देखें तो एक गहराता हुआ सा दिख रहा है, उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या मानती हैं मैम कि ये क्यों हो रहा है? और एम्स में जो अलग अलग शोध हुए हैं अलग अलग वक्त पे, वो कैसे बता रहे हैं कि अगर इन सब चीज़ों को हम अमल में लाएं तो शायद इनफर्टिलिटी से बच जाएं। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंट डिकेड्स में देखा गया है कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है और इसका कारण बोथ मेल फैक्टर भी है, पुरुषों का भी, और फीमेल फैक्टर भी। तो पहले मैं पुरुषों की प्रॉब्लम के बारे में हाईलाइट करती हूँ। तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी के बहुत कारण होते हैं। एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, टेस्टिस का नीचे नहीं आना, स्क्रॉटम में वेरिकोसील हो सकता है, बहुत कारण हैं। परंतु हमारी स्टडीज़ और शोध का मेन फोकस है जेनेटिक फैक्टर्स और ऑक्सीडेटिव तनाव जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण जो इनफर्टिलिटी होती है। और अब देखा गया है कि एक सब ग्रुप है इनफर्टिलिटी का जो बहुत बढ़ रहा है, वो है अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। इन केसेस में हम देखते हैं कि शुक्राणु की मात्रा, द नंबर, मॉर्फोलॉजी, काउंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, एंडोक्राइनल पैरामीटर्स नॉर्मल होते हैं, फिर भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी देखी गई है। हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि इन लोगों में चाहे ये स्टैंडर्ड सीमन पैरामीटर्स नॉर्मल हों जो WHO के गाइडलाइंस के अनुसार होते हैं, पर जब हम डिटेल्ड उनके स्पर्म फंक्शनल पैरामीटर्स स्टडी करते हैं, जैसे कि स्पर्म के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्पर्म का न्यूक्लियर DNA की क्वालिटी क्या है, बिकॉज न्यूक्लियर DNA बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज उसी से एग के न्यूक्लियस से फ्यूजन के बाद ही एक बच्चा बनता है। तो न्यूक्लियर DNA की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि गलत रहन सहन से, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पुअर स्लीप पैटर्न, ओबेसिटी से, एक्सपोजर, ये जो प्लास्टिक्स का ओवर एक्सपोजर है, माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स का, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेल फोन से, ये देखा गया है कि ये हमारे स्पर्म के DNA को नष्ट करता है। और ये क्यों नष्ट करता है? क्योंकि ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण। कपल्ड विद दैट हम ये देख रहे हैं कि जो पहले पुरुष और महिला शादी करते थे, महिला में अराउंड 24-25 ईयर्स, पुरुषों में 29-30 ईयर्स, अब वो मैरिज डिले हो गई है। और क्योंकि अपने प्रोफेशंस की ओर ज़्यादा जागरूक हैं। और दूसरा ये भी देखा गया है कि जो प्लान करते हैं चाइल्ड, वो भी बहुत देर हो जाती है, 35, 39, 40 एंड इवन अबव। उस कारण जो स्पर्म में DNA डैमेज है वो अक्यूमुलेट होता है। और ऑक्सीडेटिव तनाव से ये देखा गया है कि नॉट ओनली DNA डैमेज होता है शुक्राणु का, परंतु उसका जो स्पर्म का RNA है, जो जिसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, उन जीन्स के एक्सप्रेशन लेवल्स ऑल्टर होते हैं।
उस कारणवश बच्चे की फॉर्मेशन में फर्टिलाइजेशन के समय पहले सोचा जाता था कि स्पर्म केवल डीएनए देता है, परंतु अब स्टडीज़ ने दिखाया है कि स्पर्म नॉट ओनली डीएनए बट काफ़ी सारे एमआरएनए जैसे आरएनए देता है, कई रेगुलेटरी एमआईआरएनए देता है और उनकी मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। परंतु जब तुम्हारा डीएनए डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, तो स्पर्म का शुक्राणु का डीएनए क्वालिटी डैमेज होता है। जो स्पर्म के डीएनए में क्रोमोसोम्स के एंड पे टीलोमियर्स हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं, तो स्पर्म का जो है एज बढ़ जाता है। और स्पर्म का टीलोमेयर लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होती है वो रेगुलेट होता है। एंड इन एडिशन टू दैट जब ये ट्रांसक्रिप्ट्स ऑल्टर होते हैं तो उससे भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। तो ये हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि स्पर्म एक बहुत वल्नरेबल सेल है। और सबसे बड़ी बात है, हम कहते हैं स्पर्म इज़ अ सेल इन क्राइसिस। द रीज़न बीइंग कि ये एकमात्र ऐसा सेल है ह्यूमन बॉडी में जो अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। अगर दूसरे सेल्स बॉडी में होते हैं तो जब उनको डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे मैंने बताए, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो सेल एंटीऑक्सीडेंट्स बनाता है। इन एडिशन टू दैट उसका डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म एक्टिव हो जाता है, तो जो जीन्स डीएनए रिपेयर के लिए कोड कर रही हैं उनकी एक्सप्रेशन लेवल्स बढ़ जाते हैं। परंतु स्पर्म की बनावट ऐसे होती है कि जब सो दैट कि वो बहुत कॉम्पैक्ट उसका न्यूक्लियस होता है, सो दैट वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजीली ट्रैवल कर पाए, और उसका साइज़ हेड का छोटा हो जाता है क्योंकि वो सारा अपना साइटोप्लाज्म शेड कर देता है, तो उससे उसके एंटीऑक्सीडेंट्स भी लूज़ हो जाते हैं जी। इस कारण कम मात्रा एंटीऑक्सीडेंट्स की जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म साइलेंट होने के कारण स्पर्म जो भी एक्सपोजर फैक्टर्स होते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल के, ये स्पर्म के डीएनए को डैमेज करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब से स्पर्म बनने शुरू हों, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे शुरू होती है, तो ये आदमियों में जागरूकता बढ़नी चाहिए कि वो अपना रहन सहन, खान पीन रेगुलेट करें। मानसिक तनाव, हाईली प्रोसेस्ड फूड, कैलोरी डेंस डाइट, अ डाइट विच इज़ न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड, ये सारी चीज़ें स्पर्म को इफ़ेक्ट करती हैं और अपना एक सिग्नेचर छोड़ती हैं हमारे स्पर्म डीएनए पे और स्पर्म एपीजीनोम पे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्पर्म एपीजीनोम इज़ कि इवन अगर वो डीएनए को उसमें म्यूटेशंस ना करे पर वो जीन एक्सप्रेशन ऑल्टर करता है। पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे अगर म्यूटेशन हो जाती है, वेरिएशंस होते हैं, वो तो हम चेंज नहीं कर पाते, परंतु जो एपीजीनोम होता है, जो हमारे खान पान से, लाइफस्टाइल से, स्लीप पैटर्न से, मानसिक तनाव से चेंज होता है, वो अगर हम उसको करेक्ट कर लें, उससे हम अपना एपीजीनोम रेगुलेट कर सकते हैं और जीन एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है फर्टिलाइजेशन में, इनफर्टिलिटी में, और बाद में जब बच्चे पैदा हो रहे हैं अगर डीएनए क्वालिटी नष्ट होती है, शुक्राणु की डीएनए क्वालिटी ठीक नहीं है, उससे कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस, बच्चों का बार बार गिरना, या अगर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं असिस्टेड कंसेप्शन के लिए, तो बार बार सक्सेसफुल नहीं होते वो अटैम्प्ट्स। और इसलिए अब एक कंसेप्ट आया है जिसको हम पोहार्ट कहते हैं, दैट पैटर्नल ओरिजिन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। और ये भी देखा गया है कि जो फादर्स बहुत ओबीज़ होते हैं, स्मोक करते हैं, उनके बच्चों में कई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पाए गए हैं। फादर के एडवांस पैटर्नल एज से भी कई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बच्चों में लिंक्ड हैं। कई बच्चों में कैंसर्स हैं जो फादर की स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन और एडवांस पैटर्नल एज से लिंक्ड हैं। सो ये हमारी फाइंडिंग्स हैं। और फिर जब हमें ये पता चला तो हमने फिर स्टडीज़ करी कि योग का इन पे क्या असर है। जी मैम, योग पे ही आना चाहती तो ये हमने देखा कि अगर हम रेगुलरली योग करते हैं तो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 21 डेज़ ऑक्सीडेटिव तनाव और जीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स ऑल्टर हो जाते हैं और वो फेवरेबल हो जाते हैं, जो स्पर्म के लिए भी फेवरेबल हैं और इवन एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए भी फेवरेबल हैं। परंतु जो डीएनए क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है वो करीब 6 महीने लगती है, 2 स्पर्मेटोजेनेसिस अगर लगातार योग कर रहे हैं आप तो। हाँ, सो व्हाट वी वांट टू एम्फसाइज इज कि योग अपने दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट करें।
और योग जब मैं कहती हूँ, इट्स नॉट जस्ट एक्सरसाइजेस, इट इज़ ये आसनास which are followed by relaxation poses, then pranayam which are regulated breathing practices, and then ध्यान। तो जो आसनास होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, तो उससे हमारे नॉट ओनली फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, परंतु हमारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग होती है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये कॉम्प्लिकेटेड आसन नहीं कर सकते तो आप छोड़ दें। आप कोई भी आसन करें जो आपको बताया, एक बारी योगा थेरेपिस्ट से डिस्कस करें कि अगर आपको कोई और अगर हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं, वो आपको वो आसन बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट होंगे। जैसे जो आसन आपके पेल्विक ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, जो आपके उस हेल्थ इशू के रिलेटेड होंगे, एंड वो आसन आप प्रैक्टिस करें। अगर आप 10-15 मिनट भी आसन करें, बट दे शुड बी फॉलोड बाय प्राणायाम। प्राणायाम में जैसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी प्राणायाम करें, जिससे हम देखते हैं कि एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इंड्यूस होता है। जिस रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के साथ हम देखते हैं कई जीन एक्सप्रेशन ऑल्टर होते हैं, और उसके कारण देखा गया है कितनी जीन्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। जैसे डीएनए रिपेयर जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ता है, जो जीन्स एंटीऑक्सीडेंट कोड कर रही हैं उनकी एक्सप्रेशन बढ़ता है, फिर जो जीन्स इन्फ्लेमेशन कम करती हैं उनका एक्सप्रेशन बढ़ता है। तो ये सब हमने देखा है योग के करने से। सो अगर आप योग अपने दिनचर्या में अपनाएं, एंड योग इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स नॉट जस्ट कि जो आप एक मैट पे करते हो, परंतु आप क्या खाते हो, आप क्या देखते हो। अगर सारा दिन आप वायलेंस देख रहे हो, सारा वक्त गलत चीज़ें फ़ोन पे देख रहे हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उन सब चीज़ों से स्ट्रेस आ रहा है, और होल प्लांट बेस्ड डाइट खाओ, तो आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि योग एक माइंड बॉडी एनर्जी मेडिसिन है। अगर देखा जाए, जिसको भी बांझपन की प्रॉब्लम है, उसको स्ट्रेस, एंजाइटी है, कोमॉर्बिड डिप्रेशन होता है, और योग नॉट ओनली आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, परंतु ये इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ओवरऑल वेल-बीइंग, मेंटल वेल-बीइंग। इन एडिशन टू दैट, हमारी स्टडीज़ अभी रिसेंटली ये ख़त्म हुई है, जिसमें हमने देखा है, स्टडीज़ बता रही थी कि इनफर्टिलिटी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड, कि ये जो इनफर्टाइल मेन होते हैं इनमें कैंसर्स की थोड़ी मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने, जिन लोगों ने योग किया, उनका ब्लड से सीरम आइसोलेट किया और कई कैंसर सेल लाइंस को ट्रीट किया, और द रिज़ल्ट्स वर अमेजिंग। हमने देखा कि वो कैंसर सेल के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कैंसर सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं, इन्वेसिव होते हैं, मेटास्टेसाइज करते हैं, वो सब उनकी क्षमता कम हुई, एपोटोसिस इन्हांस हुई। और वो क्यों हुई? क्योंकि डीएनए रिपेयर जीन्स एक्टिव हो गए, जो जीन्स एपोटोसिस करते हैं वो एक्टिव हुए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप योग अपनाएं, एट मल्टीपल लेवल्स योर बॉडी इज़ फंक्शनिंग ऑप्टिमली, एंड योग से मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इतना अच्छा हमने असर देखा है। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर लोग योग करेंगे तो कितने कपल्स हैं जो स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर पाएंगे, और जिन लोगों का पुअर डीएनए क्वालिटी होता है, जिसके कारण जेनेटिक और एपिजेनेटिक डिजीज़ेस बढ़ रही हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि उनकी मात्रा कम होगी, बिकॉज जेनेटिक और एपिजेनेटिक ये जेनेटिक डैमेज को कम करता है और एपिजीनोम को पॉजिटिवली मॉड्यूलेट करता है। और ये इफ़ेक्ट्स ट्रांसजेनरेशनल हैं। अगर आप योग अभी करते हैं तो नॉट ओनली आपके बच्चे पर, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन पे भी उसका अच्छा असर होगा, उनके जर्म सेल्स पे। योग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है मेल इनफर्टिलिटी पे। मान के चलिए मैम कि अगर इसको ऐसा कपल है जो सुन रहा है, जो इनफर्टिलिटी का शिकार है, आपने बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन उनको तुरंत एक डॉक्टर से कंसल्ट तो कर ही रहे होंगे, हर कोई एम्स पहुंच भी नहीं पाता, लेकिन शोध यहाँ पे हुआ तो उस आधार पे आप कुछ कहने की स्थिति में हैं। उनको योग को लेकर क्या कहना चाहेंगी? जो इस तरह के कपल हैं, उनको कोई आसनाज वगैरह शुरू भी कर लेना चाहिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट के अलावा? वो क्या क्या करना चाहिए अभी? जैसे एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल है जो 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे सिखाया जाता है, आप उससे शुरू कीजिए। परंतु फिर भी मैं ये एडवाइस दूंगी कि एक ट्रेन्ड योगा थेरेपिस्ट से मिलिए,
आपके कोई और अदर हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे बैक प्रॉब्लम है, या आपको जैसे ब्लड प्रेशर ही है या काला मोतिया है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस नहीं करने चाहिए, उससे दिक्कत होगी। तो आप उनसे बात करके एक बार सीख लो और फिर अपने आप घर पे करो। पर अगेन एक एम्फेसिस है कि जैसे एम्स दिल्ली में तो हम लोग सारे ये टेस्ट कर लेते हैं, परंतु अगर आप लोग योग अपनाएं तो ये चीज़ें डिटीरियोरेट ही ना हों। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस है कि मेल फैक्टर को यूजली इग्नोर किया जाता है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। पर इनफर्टिलिटी इज़ अ कपल प्रॉब्लम, सिर्फ सो दे महिलाओं शुड की बी समस्या नहीं है। इन्वेस्टिगेटेड टुगेदर। राइट। यहाँ पर जो हमने शोध किया उसमें किस किस तरह की योग करवाए मैम? आप ये बार बार कह रहे हैं कि किसी योगा के जो जानकार हैं उनसे मिलके सलाह मशवरा करके तब आप योग करें, लेकिन यहाँ पे जो हमारा शोध हुआ, जो 21 दिनों का जो फाइंडिंग आई योग से जो नहीं, लाभ देखो मिला। 21 दिन तो केवल ऑक्सीडेटिव तनाव और जीन एक्सप्रेशन, राइट। परंतु 6 6 मंथ्स मंथ। कंटिन्यूसली फॉर इम्प्रूवमेंट इन डीएनए क्वालिटी। तो जैसे एक पेल्विक ब्लड फ्लो के लिए जो बटरफ्लाई पोज होता है, देन विपरीत करनी आसन, देन भुजंग आसन, तो ये सब करने बहुत महत्वपूर्ण है। बट अगेन मैं एम्फोसाइज करती हूँ, हम लोग योग केवल आसना को करके छोड़ देते हैं, परंतु आसनास हैव टू बी फॉलोड बाय प्राणायाम एंड देन ध्यान। और जब आपकी बॉडी, जब आप ये आसन करते हैं तो आपकी बॉडी में एक अलाइनमेंट और ज्योमेट्री में आती है, जिससे आप प्राणायाम इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। और वो प्राणायाम करने के बाद आप ऑटोमेटिकली एक स्टेट ऑफ ध्यान में चले जाते हैं। और ध्यान में ये नहीं है कि आपको कुछ फोकस करना है, इट इज़ जस्ट अ हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। एक तरीके का मेडिटेशन मैम। हाँ, मेडिटेशन ही कहा, ध्यान मेडिटेशन ही है। सो मेडिटेशन योग का एक अभिन्न अंग है। इसमें ये भी समझना चाह रहे मैम कि स्ट्रेस आपकी इनफर्टिलिटी को कितना बढ़ाता है? ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आई थिंक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मानसिक तनाव से जूझ रही है। और स्टडीज़ ने दिखाया है कि हमारे दिमाग पे करीब 70 से 90 हज़ार थॉट्स पूरे दिन में घूमते रहते हैं, और 80% आर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। तो इस कारण देखा गया है कि जब हमें मानसिक तनाव होता है तो हमारा कॉर्टिज़ोल के लेवल्स बढ़ते हैं। कॉर्टिज़ोल के लेवल्स बढ़ने से ये देखा गया है कि इससे बहुत असर होता है हर अंग पे, हमारे हर ऑर्गन सिस्टम पे। और स्पेशली देखा गया है कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट जीन्स के एक्सप्रेशन को कम करता है। जो हमारे ब्रेन में कई फैक्टर्स सिक्रीट होते हैं जो हमारे इमोशनल रिजिलियंस को बिल्डअप करते हैं, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए फर्टिलाइज़र होते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। और कॉर्टिज़ोल से ये भी देखा गया है, जब मात्रा बढ़ती है ड्यू टू मानसिक तनाव की, जो हमारा गट का जो लाइनिंग है, जिस गट का उसका लाइनिंग डिस्टर्ब होता है। और अब आपने सुना होगा कि कितना अहम है कि हमारे अंदर एक इकोसिस्टम है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस हैं, जिसको हम गट माइक्रोबायोम कहते हैं। और वो गट माइक्रोबायोम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इम्यून रिस्पॉन्स, सिक्रीटिंग वेरियस फैक्टर्स लाइक सेरोटोनिन। जो गट ब्रेन एक्सिस, जो हमारा गट का एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, वो हमारा सेकंड ब्रेन है। और ये फैक्टर्स यहाँ से सिक्रीट होते हैं और उनकी मात्रा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो सेरोटोनिन लेवल्स ड्रॉप करते हैं तो डिप्रेशन होता है। और हमारी स्टडीज़ ने ये भी दिखाया है कि योग करने से हम अपने गट माइक्रोबायोम पे भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारी गट लाइनिंग को मेंटेन करते हैं, जो गॉबलेट सेल के नंबर को बढ़ाते हैं, जो कुछ ऐसे प्रोड्यूस करते हैं फैटी एसिड्स को लाइक ब्यूटायरेट, जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। सो योग करना बहुत महत्वपूर्ण है और ये मल्टीपल लेवल्स पे एक्ट करता है। बट अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, योग इज़ नॉट ओनली आसनास, इट हैज़ टू बी अकम्पनीड विद प्राणायाम एंड ध्यान। पुअर स्लीप भी फैक्टर के तौर पे है? यस, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मैंने मिस कर दिया। स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लीप मतलब इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये देखा गया है कि अगर हमारी स्लीप डिसरप्टेड हो तो उससे भी लाइफस्टाइल डिजीज़ का रिलेशनशिप है। और आजकल हम देखते हैं कि स्लीप हाइजीन बिल्कुल नहीं है और फ्रैगमेंटेड स्लीप है, कम सो रहे हैं, बार बार फ़ोन देखते हैं अपना, और इसलिए बहुत बुरा असर है। और स्लीप का इतना महत्वपूर्ण रोल है कि इस रात को देखा गया है, व्हेन वी स्लीप, गुड रेस्टोरेटिव जो स्लीप होती है उसके दौरान
हमारे रिपेयर मैकेनिज़म्स एक्टिव होते हैं, स्पेशली जो ब्रेन में रिपेयर मैकेनिज़म्स हैं, हमारे दूसरे बॉडी में जैसे किडनी में जो रिपेयर मैकेनिज़म्स एक्टिव होते हैं वो रात को होते हैं. सो गुड रेस्टोरेटिव स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन योग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, बिकॉज हमने देखा है योग से मेलेटोनिन के लेवल्स बढ़ते हैं. सो मेलेटोनिन इज़ नॉट ओनली अ वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, but it is also the key sleep wake cycle molecule. सो मेलेटोनिन बढ़ने से लोगों को उनकी स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट होती है, स्लीप बार बार डिस्टर्ब नहीं होती, उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होती है, जिसके कारण उनको जब अच्छी नींद आती है तो एक तो मानसिक तनाव कम होता है, उनका इम्यून फंक्शन, एंडोक्राइन बैलेंस, बिकॉज हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लीप वेक साइकिल के साथ तालमेल में चलता है, तो हमारा एंडोक्राइन बैलेंस बेटर रहता है, इम्यून फंक्शन इम्प्रूव होता है एंड ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करती है. एंड ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्लीप को योग हैज़ अ वेरी मेजर रोल. स्पेशली कई लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया, कई लोगों को फ्रैगमेंटेड स्लीप है, पुअर क्वालिटी स्लीप है, तो योग में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है. अगर एक कपल है जो बेबी प्लान कर रहा है, उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं मैम? इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने मामले आपने देखे होंगे, डूज एंड डोंट्स में अगर फिर से शॉर्टकट में आप बता दें मैम कि ये तो बिल्कुल नहीं करो. एक्चुअली इसके लिए तो बेस्ट रहेगा कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, बट जो हमारे एक्सपीरियंस ने दिखाया है कि अ हेल्दी ओवरऑल लाइफस्टाइल, आप अपना खान पान सुधारें, स्मोकिंग, अल्कोहल अ बिग नो, अ होल प्लांट बेस्ड डाइट, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, मिलेट्स आर वेरी गुड, सुबह जल्दी उठें, वॉक पे जाएं, योग करें, योग अपने दिनचर्या में अपनाएं. इट्स एन आर्ट ऑफ लिविंग जिसका हर अंग पे बहुत पॉजिटिव असर है. अच्छा नींद लें और फिज़िकली एक्टिव रहें, योग स्ट्रेस करें. कम लें. हाँ, तो इससे मानसिक तनाव तो कम होगा, ऑक्सीडेटिव तनाव कम होगा. अगर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आई थिंक यू विल एंजॉय ऑप्टिमल फिजिकल, रिप्रोडक्टिव, मेंटल हेल्थ and improve and achieve higher spiritual levels also. ठीक मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम. थैंक यू सो मच. Thank you. नमस्ते.